से देशवासियों को मुबारकबाद। 2026 हमारे देश के लिए अच्छा रहे, देश की उन्नति हो, यही सब चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हर एक इंसान को क्या चाहिए, ये सवाल उठता है। मैं चाहता हूं कि जो हवा से मैं सांस लेता हूं वो स्वच्छ हो, और जो मैं पानी पीता हूं वो भी स्वच्छ हो। यही दो चीजें इंसान को चाहिए। तो पिछले 21वीं सदी में 25 साल में 11 साल 15 साल भाजपा ने राज किया और 10 साल यूपीए ने। 15 साल एनडीए ने, 10 साल यूपीए ने। तो क्या इन दो चीजों के बारे में सोचा कि हर एक इंसान को हवा चाहिए जिससे वो सांस ले सके? आप दिल्ली की हालत देखो, पिछले 11 साल प्रदूषण बढ़ती जा रही है। इनकी कोई नीति रही? जीरो। पानी इंदौर में देखो क्या हुआ है, मतलब कि ऑफिशियल रिस्पांस केवल घंटा है और कोई रिस्पांस ही नहीं है। और वहां कहते हैं कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 310 लोग तो अस्पताल में हैं। अब ऑफिशियल आंकड़े तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन अखबारें कहती हैं। अरावली को खत्म करना चाहते हैं, जहां स्वच्छ पानी दिल्ली का अरावली से आता है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और माइनिंग को बढ़ोतरी दे रहे हैं। और इनका आज कभी प्रधानमंत्री से पिछले 5 सालों में आप हर नल में जल का कुछ सोचा, कोई सुना? ये बड़ी भारी स्कीम इन्होंने चलाई थी, हर नल में जल। तो ना नल रहे ना जल रहा, और वैसे भी देश भी जल रहा। मणिपुर जला, और जहां भी देखो हत्याएं हो रही हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी गिरजाघर जाकर, चर्च जाकर मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी तरफ बजरंग दल के लोग, वीएचपी लोग हिंसा करते हैं उन्हीं लोगों को। किस किस्म का भारत बना रहे हो आप? तो ये दो चीजें हर इंसान को चाहिए। दो और चीजें जो बहुत जरूरी हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पे भी कोई ध्यान नहीं हुआ पिछले 15 सालों में, पिछले 11 सालों में। 2014 के बाद कोई नई नीति नहीं लाई गई जो जमीन पे इंप्लीमेंट हो, कुछ नहीं। ये 4 चीजें हर एक इंसान को के लिए बहुत जरूरी है। और क्या मुद्दे हैं इस देश में जो चल रहे हैं कि वोट में बदलाव लाओ, वो सूची है उसमें स्वच्छता लाओ, ये चल रहा है। और ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑपोजिशन के खिलाफ है। अभी एक राजनीतिक दल का नेता वेस्ट बंगाल का कई लोग लेकर, और चुने हुए लोग, जिन्होंने लोगों को चुना है, लोगों ने उनको चुना है, अभी गए इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन उनको उंगली उठा के बात करता है। उन्होंने कहा कि भाई देखा, आप उंगली उठा के बात नहीं कीजिए, हम चुने हुए लोग हैं, आप तो नॉमिनेटेड हैं। ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना पक्षपात कर रहा है कि जैसे ही कोई ऑपोजिशन डिमांड करती है, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ही उसके खिलाफ है। कि ऐसे कभी लोकतंत्र चल सकता है? मुझे याद है, मैं इतिहास के ज्यादा पीछे जाना नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति आज की बताना चाहता हूं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो पहला काम पंडित नेहरू ने किया कि जमींदारी खत्म कर दी, जमींदार को खत्म कर दिया। और जो जोतते थे फसल को, उन्हीं को हक दे दिए, उनको जमीन मिल गई। तो जमींदारी एबॉलिश की, आम आदमी को जो जोतते थे फसल को, उनको हक दिए। इन्होंने उद्योगपति को जमींदार बना दिया। आज के दिन कौन बड़े जमींदार हैं?
उद्योगपति, हर चीज तो उनको मिल रही है। तो देखो कितना बदलाव आया है हमारे देश में, कितना बदलाव आया है कि आम आदमी के बजाय बड़े बड़े लोगों को सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो अपने एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, मिल रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, और ये बात स्पष्टता से हमें कहनी चाहिए कि इन 11 सालों में इस देश में कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं हुई किसी भी क्षेत्र में। अब जीएसटी को देख लीजिए, जीएसटी में कितने सालों के बाद बदलाव आया। अब इन्होंने रेट कर दिए 18% और 5%, पहले कई मल्टीपल रेट थे। और अरविंद सुब्रमण्यन इनको कहते रहे कि बाप ये मत कीजिए, अरुण जेटली को कहते रहे, उन्होंने नहीं माना, और कांग्रेस पार्टी भी कहती रही। और आज जीएसटी उन्होंने अभी इसी साल चेंज किया है। तो हर चीज इनको प्रोपेगेंडा के तौर पे ये करते हैं, और फिर कहते हैं बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमने देखो ये गिफ्ट दिया है, जीएसटी का गिफ्ट दिया है देश को। उसे हुआ क्या है कि जो उनकी जो पैसा आता है जीएसटी के द्वारा सालाना, वो कमती हो गया। 2 लाख करोड़ पहले आता था, 1,70,000 करोड़ रह गया, और प्रदेशों के पास पैसा नहीं है। और इन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया, एक तरीके से मनरेगा में गांधी का नाम हटाना एक किस्म की गांधी की हत्या है। मैं जब पार्लियामेंट में कुछ सालों पहले मैंने भाषण दिया था कि कोई भी भाजपा से उठ के ये कह दे कि सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और इसीलिए आरएसएस को बैन किया गया, वही सरदार पटेल ने। और 2 साल जब बैन हुआ तो इन्होंने चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को, और हम वादा करते हैं कि आइंदा हम राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हम केवल सामाजिक काम करेंगे। तो उनका सामाजिक काम आप देख लो, हर यूनिवर्सिटी में घुसे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं, गवर्नरशिप में घुसे हुए हैं। कोई संस्था हो तो पहला ये होता है कि भाई ये आरएसएस के प्रति है या नहीं, उनका आदमी है या नहीं। कहां वो आरएसएस और कहां आज की आरएसएस। और विदेश नीति में देख लो, हम आज आइसोलेटेड हैं। हमारी कितनी इज्जत होती थी, पंडित नेहरू जहां भी जाते थे इतनी इज्जत होती थी उनकी, एक विश्व के वो वाकई में विश्व गुरु थे। अब अपने आप को आप विश्व गुरु कह दो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्व गुरु बन जाते हो। दूसरे लोगों को यह पहचानना चाहिए कि वाकई में आप विश्व गुरु हो। उस समय पहचानते थे पंडित नेहरू को, आज हम अपने घर में ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, कोई बात आपकी मानता नहीं है। और जिस किस्म की आप विदेश नीति करते हो उसका नतीजा हम देख रहे हैं। 50% टैरिफ लग गए, और 50% टैरिफ लगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लगभग उसमें बढ़ोतरी आ गई है, कमती हो गए हैं एक्सपोर्ट हमारे 30-40%। तो वहां भी आमदनी कम हो गई। और कौन पीड़ित लोग हैं? वही जो टेक्सटाइल बनाते हैं, लेदर गुड्स बनाते हैं, जेम एंड ज्वेलरी बेचते हैं, फिशरीज, उनकी आमदनी कम हो गई और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि भाई अगस्त तक हम ट्रेड पैक कर लेंगे, एफटीए कर लेंगे अमेरिका के साथ, वो आज तक नहीं हुआ। और यहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या कि किसी विश्व में किसी देश ने भी पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ये अच्छी बात है कि हमारे सेनानियों ने उनको कड़ा जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है, हम उसकी मुबारकबाद कर सकते हैं। लेकिन विश्व में किसी देश ने भी हमारा साथ नहीं दिया। क्यों? हमारी पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट, क्या हुआ उस पॉलिसी का? कौन सा पड़ोसी है जो हमारे साथ आज खड़ा है? कहीं भी देख लो आप, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, कौन खड़ा आपके साथ? कोई नहीं खड़ा। आप आइसोलेटेड हो।
तो नेबरहुड में आइसोलेटेड हो, विश्व में आइसोलेटेड हो, और कोई आपका मतलब कि दोस्त ना रहा। प्यार की तो बात छोड़ दीजिए, दोस्त ना रहा। अब की बात तो ट्रंप सरकार की बात नहीं होती। मतलब कि वो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मनीर को खाने खिलाते हैं, उनको बुलाकर। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे। नेशनल मिलिट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, सब 1960 में उनका गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद इन्होंने क्या किया? इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो बनाया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बनाई, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बनाई, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी बनाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का स्थापन हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी बनाया, डिफेंस DRDO बनाया, और नॉलेज एरिया में इन्होंने साहित्य अकादमी का गठन किया, संगीत नाटक अकादमी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, ललित कला अकादमी का, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का, एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, ऑल सेट अप। फिल्म डिवीजन, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड नेशनल काउंसिल। एंड कब? 1950 से लेकर 1964 तक, 14 साल में। ये तो 15 साल राज किया इन्होंने 2000 के बाद। बताइए इनको कौन सी इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया आज तक? सिर्फ प्रोपेगेंडा। इनको राज करना आता नहीं है। ये केवल राज अपने लिए करते हैं, देश के लिए नहीं। अब इनको जाना जरूरी है। ये 1926 में हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 में हमारा ये कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, you have started this press conference mentioning about the indoor classes. Now, the official data, they are claiming that there is only 6 deaths which have happened. I know that's the official data. अखबारें आप ही लोगों के हम पढ़ते हैं ना आजकल। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डेटा को दबाने की कोशिश की? वो मैं एक्चुअली में एक बात छोड़ गया। अब तो IMF ने कह दिया कि जो हमारा डेटा है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जो हमारा GDP का डेटा है, ये तो डेटा छोड़ दो, इनका कोई भी डेटे पे हम विश्वास नहीं कर सकते। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कह दे तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका तो निवेश पे भी प्रभाव होगा। और पिछले 2 सालों में जो FDI है वो बाहर जा रही है, कमती हो रही है। तो मैं ये सब नहीं मानता। आपको मालूम है कि जब वो हमारा क्या कहते कोविड हुआ था, तभी भी ये डेटा नहीं सामने दे रहे थे, सही डेटा नहीं बता रहे थे हम। See, the point is कि भाई their only official response is, as you know, as I have told you, घंटा. So we expect some response from them. Sir, they should tell us what they want to do. सर, आपने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो फर्स्ट नेबर वाली पॉलिसी है उसमें भी केंद्र सरकार फेल रही है। और अभी एक बांग्लादेश के खिलाड़ी के IPL में खरीदने को लेकर वो बहुत विवाद हुआ। अभी एक खबर आई है कि अब उस खिलाड़ी को IPL से बाहर कर दिया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे मैं इस पे चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये विवादित बातें हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जहां भी अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा होती है, कहीं भी हो, हमें घोर निंदा करनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं भी हो। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये चीजें केवल विवादित हैं, ये उसी नैरेटिव के साथ जाती हैं जिस नैरेटिव के आधार पे ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। सर, एक चुनाव आयोग से जुड़ा सवाल। आपने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के खिलाफ काम कर रहा है
ईवीएम को लेकर आपने भी सवाल उठाते रहे हैं, विपक्ष की दूसरी पार्टियां सवाल थे। अभिषेक बनर्जी जो मिलने गए थे, उस प्रेस वार्ता में जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ईवीएम सही है, मतदाता सूची में गड़बड़ी है। कर्नाटक में एक सर्वे हुआ, उसमें भी ईवीएम पे लोगों ने भरोसा जताया है। कैसे देखते हैं? नहीं भाई देखो, मुझे कि इस पे कोई, देखिए मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, शंकाएं हैं, प्रूफ तो नहीं है, ठीक है ना। अब जब सारा देश शंकाएं करता है तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। हमें शंका है कि वोटर लिस्ट में सूची में वोट काटे जा रहे हैं, नाम डिलीट होते जा रहे हैं और नाम ऐड होते जा रहे हैं, ये शंकाएं हैं। और ये हमें मालूम है कि कितने वोटर के नाम डिलीट हुए, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हमें मालूम है। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें एक सफाई देनी चाहिए, हमारी जो शंकाएं को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसे समझता है कि जैसे वो सरकार है और जो सरकार की तरफदारी, और सरकार की आम तरफदारी होती है, उसके दफ्तर से तरफदारी होती है। और जिस तरह से आक्रमण हो रहा है पश्चिम बंगाल में ममता के प्रति, तो लगता है कि ये चाहते हैं किसी तरीके से चुनाव जीतने नहीं वाले, ममता जी 2/3 बहुमत से जीतेंगी। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि संघ जो है वो समाज निर्माण का संगठन है, इसे बीजेपी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ कितने समाज का सामाजिक काम कर रहे हैं वो। आज तो केवल सामाजिक काम ही आपको देखते हैं, हमें तो कोई और काम दिखता नहीं है। मोहन भागवत जी से पूछिए, जब ये हिंसा होती है तो आवाज उठाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनसे सवाल पूछना, कभी बैठोगे तो। उनका काम नहीं है। समाज का मतलब हम सब का मतलब सभी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी तो समाज का एक हिस्सा है ना। तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? सर, after US claiming China also claiming the various role in Operation Sindoor. Well, China has been, in any case, supporting Pakistan big time and openly. In fact, they have made a public statement that if anybody attacks our neighbor, we will make sure that their territorial integrity remains intact. That's their official statement. So we should not be in any doubt that in any further conflict, China and Pakistan will be together. And China, in any case, is supplying them all the resources which are necessary. As far as the unfortunate event that's taken place in Indore, where the dirty water has been mixed up with drinking water, the sanitation water has been mixed up with drinking water. It's a very serious situation. 310 people are in hospital, and though the official figure of deaths is about 6 or 7, newspapers say that the deaths are about 15. We don't know what the exact figures are, but the only official reaction is by a minister whose response was Ghanta. So we expect a response from the government in this regard. And I hope the Prime Minister or the Home Minister responds.